नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। आज़ाद ने कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की प्रचार कमेटी के अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया था और साथ ही जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की कमेटी के सदस्य का पद भी छोड़ दिया था। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव और 7 सितंबर से शुरू होने जा रही भारत जोड़ो यात्रा से ठीक पहले गुलाम नबी आज़ाद का कांग्रेस छोड़ने का ये फैसला पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। गुलाम नबी आज़ाद के इस कदम से यह माना जा सकता है कि कांग्रेस के लिए जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ पाना आसान नहीं होगा, क्योंकि आज़ाद निर्विवाद रूप से जम्मू कश्मीर में पार्टी के सबसे बड़ा चेहरा हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस छोड़ने के साथ ही 5 पन्नों का इस्तीफे का पत्र पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजा है। इस पत्र में उन्होंने पार्टी छोड़ने के लिए पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया है और जमकर हमले किए हैं। बता दें, इससे पहले जब गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने भी इस्तीफा दिया था, तब भी उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोला था और बाद में बीजेपी में शामिल हो गए थे। उन पर आरोप लगा था कि उनका इस्तीफा बीजेपी मुख्यालय में लिखा गया था। बहरहाल, आज़ाद ने इस्तीफे के पत्र में सोनिया गांधी को संबोधित करते हुए लिखा है कि दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से जब राहुल गांधी की राजनीति में एंट्री हुई और विशेषकर जनवरी 2013 के बाद जब उन्होंने आपके द्वारा पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया, पार्टी में परामर्श तंत्र का जो ढांचा था, राहुल ने उसे ध्वस्त कर दिया। सभी वरिष्ठ और तजुर्बेकार नेताओं को किनारे लगा दिया गया और अनुभवहीन और चापलूस लोग पार्टी को चलाने लगे। यूपीए 2 की सरकार के कार्यकाल के दौरान राहुल गांधी के द्वारा मीडिया के सामने एक सरकारी अध्यादेश को फाड़ा जाना उनकी अपरिपक्वता का सबसे बड़ा सबूत है, जबकि उस अध्यादेश को कांग्रेस के कोर ग्रुप के सामने रखा गया था और इसे केंद्रीय कैबिनेट और राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति भी दी गई थी। उन्होंने लिखा है कि राहुल गांधी के इस बचकाने व्यवहार ने प्रधानमंत्री और भारत सरकार की ताकत को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। 2014 में यूपीए सरकार की हार में इस एक ही काम का सबसे बड़ा योगदान रहा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे गुलाम नबी आज़ाद ने अपने अगले कदम का ऐलान कर दिया है। आज़ाद ने कहा कि वो गृह राज्य जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी का गठन करेंगे। जम्मू कश्मीर में कुछ ही महीनों के अंदर विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में आज़ाद की पार्टी निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव में उतरेगी। गुलाम नबी आज़ाद ने ये बात इंडिया टुडे से कही। उन्होंने बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुलाम नबी आज़ाद के इस्तीफे को लेकर कहा कि गुलाम नबी आज़ाद और तमाम वरिष्ठ नेता संजय गांधी के दौर के हैं। उस वक्त संजय गांधी पर कई आरोप लगे थे, लेकिन तब युवक कांग्रेस से राजनीति शुरू करने वाले कई नेता कांग्रेस में बड़े पदों पर पहुंचे। अब राहुल गांधी अपने तरीके से कांग्रेस को तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने गुलाम नबी आज़ाद को बहुत अवसर दिए, अपने राजनीतिक जीवन में हर समय पद पर रहे। कांग्रेस ने ही हम सभी को पहचान दी है। गहलोत ने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद जी के फैसले और वक्तव्य को पढ़कर मुझे अफसोस है। कांग्रेस ने उनको सम्मान और पहचान दी। 42 साल से वो बिना पद के नहीं रहे। उनके शब्द अनुचित हैं, मेरी समझ से परे हैं। गहलोत ने इसके साथ ही कहा कि ऐसे समय में जब कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी चेकअप के लिए विदेश गई हैं, तब पत्र लिखना संवेदनहीनता है, मानव स्वभाव के खिलाफ है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने गुलाम नबी आज़ाद के इस्तीफे को लेकर कहा कि जिस व्यक्ति को कांग्रेस नेतृत्व ने सबसे ज्यादा सम्मान दिया, उसी व्यक्ति ने कांग्रेस नेतृत्व पर व्यक्तिगत आक्रमण करके अपने असली चरित्र को दर्शाया है। पहले संसद में मोदी के आंसू, फिर पद्म विभूषण, फिर मकान का एक्सटेंशन। ये संयोग नहीं, सहयोग है। गुलाम नबी आज़ाद के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रतिक्रिया दी गई। कांग्रेस नेता अजय माकन और जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज़ाद साहब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे और कांग्रेस और प्रशासन में देश और प्रदेश में उन्होंने महत्वपूर्ण पदों को संभाला। अत्यंत दुख की बात है कि जब कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में, सोनिया गांधी के नेतृत्व में सड़क पर महंगाई, बेरोजगारी, ध्रुवीकरण के खिलाफ लड़ रही है, भारत जोड़ो यात्रा करने जा रही है, तब ऐसे समय में उन्होंने लड़ाई का साथ छोड़ने का फैसला किया है। अजय माकन ने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस और विपक्ष में राहुल गांधी सबसे मुखर नेता हैं। ऐसे में हम उम्मीद करते थे कि गुलाम नबी आज़ाद विपक्ष और जनता की आवाज़ को बल देते, लेकिन दुख की बात है वो इस आवाज़ का हिस्सा नहीं बनना चाह रहे थे। ये दुख की बात है। गुलाम नबी आज़ाद के कांग्रेस छोड़ने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा कि आज़ाद को ऐसा लगा कि उन्हें कांग्रेस में वो सम्मान नहीं मिल रहा है जो पहले मिलता था। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद आगे क्या करेंगे, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अब्दुल्ला ने कहा कि इंदिरा गांधी के वक्त में भी मोरारजी देसाई जैसे बड़े नेता ने कांग्रेस छोड़ दी थी, लेकिन कांग्रेस खत्म नहीं हुई। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व को ये सोचना चाहिए कि पार्टी छोड़कर गए वरिष्ठ नेताओं को कैसे वापस लाया जाए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा, इस बारे में लंबे वक्त से अफवाह थी।
उन्होंने कहा कि आज़ाद हाल के दिनों में कांग्रेस छोड़ने वाले सबसे वरिष्ठ नेता हैं और उनके इस्तीफे का पत्र दुख पहुंचाने वाला है। उमर ने कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी को इस तरह टूटते हुए देखना बेहद दुखद और डराने वाला है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद के इस्तीफे पर भाजपा ने तंज कसा। बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल पर आज़ाद के इस्तीफे का अंतिम पेज शेयर करते हुए कहा कि देश हम जोड़ रहे हैं, आप कांग्रेस जोड़ो दरबारियों। बता दें कि आज़ाद द्वारा भेजे गए 5 पन्नों के इस्तीफे के लास्ट पेज में अन्य बातों के साथ ये भी कहा गया है कि पार्टी नेतृत्व को भारत जोड़ो यात्रा निकालने से पहले कांग्रेस जोड़ो की कवायद करनी चाहिए। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कांग्रेस एक वंशवादी पार्टी है, वर्तमान में वो वेंटिलेटर पर है और उसके नेताओं का अहंकार एक्सीलेटर पर है और इसी का नतीजा है कि पार्टी के तमाम भरोसेमंद नेता एक एक करके पार्टी छोड़ रहे हैं। आज दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। इस दौरान विधानसभा में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल ने इस दौरान एक बार फिर अपने भाषण की शुरुआत न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार में छपी खबर से की, फिर बीजेपी पर हमला किया। केजरीवाल ने कहा कि जितनी राष्ट्र विरोधी ताकतें, देश से नफरत करने वाले लोग जो देश की तरक्की के विरोधी हैं, वो सारे लोग साजिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इनको बंद करो, ये आगे बढ़ते रहे तो मुश्किल हो जाएगी। केजरीवाल ने कहा ये सब झूठे आरोप लगा रहे हैं, इनका हर नेता घोटाले का अलग अलग दाम बता रहा है, सच एक होता है और झूठ कई हो सकते हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि हमको गुजरात में भरपूर समर्थन मिल रहा है, ये सब कह रहे हैं कि गुजरात की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। केजरीवाल ने कहा कि लोग कहते थे इनका गढ़ है, कोई गढ़ नहीं है, इनका गढ़ टूट रहा है, किला ढह रहा है। अगर हम कह दें कि गुजरात चुनाव हम नहीं लड़ेंगे, सारी लड़ाई बंद हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की विधानसभा में कहा ये दिल्ली में ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको 40 विधायक तोड़ने हैं, जिसके लिए इन्होंने 800 करोड़ रुपए रख रखे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल बोले ये पिछले कुछ सालों से अभी तक 277 विधायक खरीद चुके हैं। दिल्ली में अभी रेट 20 करोड़ का था, अगर 20 करोड़ से ही मान लें तो 5,500 करोड़ रुपए ये खर्च कर चुके हैं और दिल्ली के विधायकों के पैसे जोड़े तो 6,300 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं। ये किसका पैसा है? आज देश का हर आदमी महंगाई से परेशान है। ये जितनी जीएसटी महंगाई हो गई, ये सारा पैसा 2 चीज़ों में जा रहा है। एक अरबपति दोस्तों के पैसे माफ़ करते हैं ये लोग, दूसरे विधायक खरीदते हैं। केजरीवाल ने कहा कि महाराष्ट्र में विधायक खरीदने थे तो दूध, छाछ जैसी चीज़ों पर जीएसटी लगा दिया। जब सरकार गिरानी होती है तब पेट्रोल और डीजल जैसी चीज़ों पर रुपए बढ़ा देते हैं और ये सब पैसा वहीं लगाते हैं। आगे झारखंड में सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए जल्द ही कुछ महंगा करेंगे। केजरीवाल ने कहा ये लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं, एक आदमी की सत्ता के हवस की लड़ाई है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में ऑपरेशन लोटस को लेकर बीजेपी पर जोरदार हमला किया गया है। सामना में ऑपरेशन लोटस की तुलना आतंकवादी संगठन अलकायदा से की गई है और कहा गया है कि सरकारें चुनकर लाने के बजाय विरोधियों की सरकारों को गिराना, पार्टी तोड़ने की वजह से विष्णु का पसंदीदा फूल कमल बदनाम हो गया है और ऑपरेशन लोटस अर्थात कमल अलकायदा की तरह दहशतवादी शब्द बन गया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की ओर से उसके विधायकों को खरीदे जाने के आरोप का जिक्र भी शिवसेना ने सामना के ताजा संपादकीय में किया है। पार्टी ने अपने मुखपत्र में लिखा है कि दिल्ली की सरकार को गिराने के लिए शुरू किया गया ऑपरेशन लोटस फेल हो गया है, भाजपा की पोल खुल गई है, ऐसी घोषणा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने की है। बिहार में भी ऑपरेशन लोटस नहीं चला तथा तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसी चंद्रशेखर राव ने अमित शाह को खुली चुनौती दी कि ईडी, सीबीआई आदि लगाकर मेरी सरकार को गिरा कर दिखाओ। संपादकीय में कहा गया है कि महाराष्ट्र में ईडी के डर से शिंदे गुट घुटनों के बल बैठ गया, जबकि अन्य राज्यों में कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कथित भड़काऊ भाषण मामले में मुकदमा चलाने से मना करने वाले आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार की पीठ ने यह फैसला सुनाया। बता दें, यह मामला 2007 में गोरखपुर दंगे के मामले में योगी आदित्यनाथ पर कथित भड़काऊ भाषण देने का था, जिसमें योगी के खिलाफ मुकदमा चलाने से यूपी सरकार ने मना कर दिया था और बाद में इसके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में जब याचिका दायर की गई थी तो उसको भी खारिज कर दिया था। इसी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता परवेज ने आरोप लगाया कि योगी आदित्यनाथ ने 27 जनवरी 2007 को गोरखपुर में हुई एक बैठक में हिंदू युवा वाहिनी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुस्लिम विरोधी भड़काऊ भाषण दिया था।
चुनाव से पहले राजनीतिक दलों द्वारा फ्रीबीज यानी मुफ्त में देने का वादा करने के मामले को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 3 जजों की बेंच के पास भेज दिया। कोर्ट में ऐसी फ्रीबीज पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। याचिका में उन राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने की मांग की गई है जो चुनाव के दौरान और बाद में मुफ्त उपहार देते हैं। सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर चर्चा के लिए एक विशेषज्ञ समिति और एक सर्वदलीय बैठक बुलाने को कहा। निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना के अंतिम दिन इस आदेश को पहली बार ऐतिहासिक रूप से लाइव स्ट्रीम किया गया। अदालत एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय द्वारा एक जनहित याचिका पर बीते कई महीनों से सुनवाई कर रही थी। इस मामले में तमिलनाडु में सरकार चला रही डीएमके ने भी याचिका दायर की थी। गोवा पुलिस ने बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत के मामले में उनके 2 सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके नाम सुधीर सांगवान और सुखविंदर वासी हैं। सोनाली फोगाट के भाई रिंकू ढाका ने बुधवार को अंजुना पुलिस में दर्ज कराई शिकायत में इन दोनों के नाम लिखे थे। सांगवान और वासी 22 अगस्त को फोगाट के साथ गोवा पहुंचे थे। इससे पहले फोगाट के परिवार की शिकायत के बाद गुरुवार को आईपीसी की धारा 307 के तहत पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया था। पुलिस को जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली है उसमें कहा गया है कि सोनाली के शरीर पर चोट के कई निशान थे। ऐसा लगता है कि उसे किसी धारदार हथियार से मारा गया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।